नमस्कार, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। राजस्थान की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगी हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। राम मंदिर और सनातन के मुद्दों पर मदन राठौड़ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रसूता महिलाओं की मौत पर सरकार को घेरा। पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ मुआवजे की उठाई मांग। राजस्थान में ट्रेनों के एसी कोचों पर गायब हो रहे चादर कंबल। रेलवे का करोड़ों का हुआ नुकसान। 3 साल में 4 गुना बढ़े मामले। निर्वाधन पुल के पास हादसे में 2 युवक की मौत। चेतावनी बोर्ड नहीं होने का स्थानीय लोगों ने लगाया आरोप। राजस्थान में परिवहन कारोबारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। 10,000 से ज्यादा ट्रक सड़क से हटे। आगाज करेंगे राजस्थान के अहम और बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने राम मंदिर और सनातन के मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सनातन की आस्था स्थलों को डैमेज करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और उन्होंने कहा कि कभी राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर तो कभी बुटाटी धाम को लेकर बात सामने आई है। आगे इनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। सर नहीं दी जाए इस प्रकार का षड्यंत्र उन्होंने किया। और ये तो हम जानते हैं कि वो ये सोमनाथ मंदिर तोड़ा, अयोध्या वाला तोड़ा, या आस्था केंद्रों को ध्वस्त करने का उन्होंने मथुरा वाला तोड़ा। ऐसे कई मंदिरों को उन्होंने किसी को कब्जे में ले लिया, किसी को तोड़ा गया, किसी को परिवर्तित कर दिया, है ना। आस्था पर हमले विदेशी आक्रांता किया करते थे। आज फिर से वो शक्तियां इस प्रकार का प्रयास करती जा रही है। निश्चित रूप से हम उसकी निंदा करते हैं और ऐसे लोगों की छानबीन करके उनको बेनकाब किया जाना चाहिए। हम सरकार से भी आग्रह करेंगे। सरकार भी बीजेपी की है, ऐसे में कैसे संभव होगा? सरकार से भी आप कुछ पत्र लिखेंगे? निश्चित रूप से मैं इसको सदन में भी उठाऊंगा इस विषय को, और उचित माध्यम से हम कहेंगे कि इसके पीछे कौन शक्तियां काम कर रही है, उनका पता लगाकर और बेनकाब किया जाना चाहिए, ताकि वो हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ नहीं कर सके। आस्था से प्रेरणा मिलती है, आस्था से कॉन्फिडेंस पैदा होता है व्यक्ति के मन में। जब किसी मंदिर में वो दर्शन करता है तो उसके मन में ये विश्वास होता है कि मुझे आशीर्वाद मिल गया भगवान का, तो उसका आत्मबल बढ़ता है। कॉन्फिडेंस से वो जहां कहीं जाता है वो सफलता प्राप्त करता है, तो इससे आस्था प्रबल होती है। अब उसी में इस प्रकार का कि चंदा चोरी इस प्रकार की बात करोगे तो आस्था के प्रति चोट होती। पशुताओं की मौत के मुद्दे पर कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने सरकार से पूरे मामले पर जवाब मांगा। पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि दवाइयों की खरीद में गंभीर अनियमितताएं हुई, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं सरकार की ओर से इन आरोपों पर आधिकारिक जवाब का इंतजार है। अब सुनिए इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, राजस्थान की बीजेपी की सरकार 19 प्रसूताओं की मौत के बाद अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का व्यवहार जो है, भजनलाल शर्मा जो गजेंद्र सिंह जी का, जिस तरह से वो हंसी उड़ा रहे हैं, ब्रेक के बाद बात करूंगा। अरे ब्रेक हो गया, 19 महिलाओं की मौत हो गई जो डिलीवरी के लिए गई थी, बच्चा लेकर घर पे आएंगी, वो मौत लेकर आई। 2 महिलाएं अंधी हो गई, 6 महिलाओं की किडनी फेल हो गई। अब स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं कि साहब पहले तो हमें लग रहा था गर्मी से डेथ हो रही है, अब तो मानसून आ गया, ये डेथ क्यों हो रही है हमारे समझ में नहीं आ रही। तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा, आप जवाब दीजिए। और इन्होंने जो दवाइयां बैन की है, वो दवाइयों के कारण ये डेथ हुई सारी की सारी, और ये दवाइयां इन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री और राजस्थान की सरकार ने खरीदी। जब आप नकली दवा खरीदोगे, कमीशन खाओगे दवाइयों में, तो मौत ही होगी। तो दवाइयों में आपने कमीशन खा लिया और वहां उनको मौत दे दी आपने महिलाओं को। तो ये पाप जो इन्होंने बीजेपी सरकार ने किया, उसके बाद इनका जो व्यवहार है, और ये जिम्मेदारी से पीछे हटना चाहते हैं। जिम्मेदारी लेने की आदत ही नहीं है बीजेपी सरकार की।
वो जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते, जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी। यदि वो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो ये मानकर चलना, इस मामले में राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS बंद हो गई। प्राइवेट अस्पताल में लोग जा नहीं सकते, लोगों को तनख्वाह मिल नहीं रही है, सरकार फेल हो गई। तो अब आप बताओ, लोग दवाई लेकर और समझते थे मैं जिंदा बचूंगा, वो तो मर रहे हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं है और सीधी सीधी समझ में आ रही कि आप जो नकली दवा खरीद रहे हैं और दवा के जो ड्रग माफिया है उनके साथ मिलकर आप मौत के सौदागर बन गए बीजेपी की सरकार के राजस्थान के लोग। राजस्थान में नए परिवहन नियमों के विरोध में ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। हड़ताल के चलते 10,000 से ज्यादा ट्रक सड़कों से हट गए हैं और कई नए जो कह सकते हैं कि नई माल बुकिंग भी बंद कर दी गई है। परिवहन संगठन VLTD परमिट, फिटनेस और ई-चालान से जुड़े नियमों का विरोध कर रहे हैं। इसका असर जयपुर समेत कई बड़े ट्रांसपोर्ट केंद्रों पर साफ दिखाई दे रहा है, जहां माल की लोडिंग और अनलोडिंग का काम प्रभावित हुआ है। गाड़ियों का नेशनल परमिट जो खत्म हो रहा है और जो परमिट खत्म होने के बाद में वो गवर्नमेंट ये कह रही है उनकी गाइडलाइन के हिसाब से कि पहले डिवाइस लगेगा फिर उनका परमिट उठेगा। तो डिवाइस की अवेलेबिलिटी यहाँ है नहीं। डिवाइस के मद्देनजर ये देखा जा रहा है कि कुछ जो डिवाइस कंपनियां बना रही है उनकी और गवर्नमेंट की कोई बड़ी साठगांठ है, जिसमें बिचौलिए कुछ जो ज्यादा पैसा बना रहे हैं, उनका यही माना जा रहा है। अब बिना परमिट के गाड़ियां अगर कहीं टोल पे जाती है, कहीं भी जाती है, तो उनका 10-10 हजार के चालान आ रहे हैं। हर टोल के ऊपर 10,000 के चालान आ रहे। इतना तो गाड़ी वालों के बच भी नहीं रहा। गाड़ियों की किस्तें ड्यू हो रही है, मार्केट में इतना कंपटीशन हो रहा है, डीजल की रेटें बढ़ रही है, भाड़ों में कोई बढ़ोतरी हुई नहीं है। तो इस कारण से गाड़ी वालों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। पिछले 2 महीने से इतनी गाड़ियां होटलों पे खड़ी है और जहां भी गाड़ियां भरेगी, जहां भी है, सब जगह हड़ताल बंद कर दी गई है। हड़ताल चालू है, गाड़ियां भरनी बंद है। कहीं भी गाड़ियां नहीं भरेगी, ना चलेगी, पूरा माल बंद है, चक्का जाम रहेगा और ये अनिश्चितकालीन तक रहेगा। हम कहीं भी गाड़ियां नहीं भरेंगे। 35वां दिन हो गया, राजस्थान के बाहर 35,000 गाड़ियां खड़ी है। राजस्थान में त्राई त्राई मच रही है, क्योंकि जिस गाड़ी को ऑल इंडिया परमिट मिलेगा वो ही अदर स्टेट में माल भेजेगा, चाहे वो बेंगलोर जाए, चाहे कलकत्ता जाए, चाहे बंगाल जाए, चाहे नेपाल जाए, भूटान जाए। इस वजह से लेके जब 35,000 गाड़ियां आज खड़ी है, उसके बाद में दिन प्रतिदिन हर गाड़ी का ऑल इंडिया परमिट खत्म होता जाता है, संख्याएं बढ़ती जा रही है, लेकिन राजस्थान सरकार अभी SOP तैयार नहीं कर पाई। और राजस्थान के बीकानेर मंडल से रेलवे संपत्ति की चोरी का चौंकाने वाला मामला सामने आया। अधिकारियों के मुताबिक पिछले 5 सालों में ट्रेनों के AC कोच से करीब 4 करोड़ 97 लाख रुपए के बेडरोल और अन्य सामान चोरी हो चुके हैं। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना रेलवे प्रशासन को दें। प्रकरण में ये है कि जो गाड़ियों में लिनन AC कोचेज में होता है, उनकी चोरी की घटनाएं जो अमूमन होती रहती है। जब हम लीलन देते हैं और वापस लीलन लेते हैं ठेकेदार से, तो उसकी गिनती की जाती है। तो उसमें कमी बेसी जो होती है वो उसकी वजह से उसको हमें ये चोरियां होती है कि भाई यात्रियों ने जो है वो ले लिया। तो अभी जो न्यूज़ है इसके संबंध में हमारे मंडल की गाड़ियों में पिछले 5 सालों में 4 करोड़ 57 लाख रुपए मूल्य के लिनन की चोरी जो है वो सामने आई है और ये राशि हमने 100% वसूल कर ली है ठेकेदार के बिलों से। पर चूंकि चोरी हुई है, इसलिए हमारा रेल प्रशासन का जो है ये अनुरोध है यात्रियों से कि रेल की संपत्ति राष्ट्रीय संपत्ति है और इसकी सुरक्षा का दायित्व हम सबका है। इसका उपयोग जो है वो हमें सबको मिल के करना है। इस प्रकार की घटनाओं से यात्री सुविधाओं में कमी होती है। जो आगे यात्री दूसरे हैं उनको सामान नहीं मिलता है, क्लीनर नहीं मिलता है, तो ऐसी घटनाओं की रोकथाम होनी चाहिए। और राजस्थान के बांसवाड़ा में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवक की मौत हो गई। बता दें कि राज तालाब थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर निर्माणाधीन पुल के पास गहरे नाले में जा गिरी। सूचना मिलते ही पुलिस दोनों के अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माणाधीन पुल पर चेतावनी बोर्ड या संकेत के कोई निशान नहीं थे, जिसकी वजह से हादसा हुआ। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। थाने पे सुबह 9 बजे मैं DO अधिकारी का सूचना मिली कि एक मोटरसाइकिल यामा R15 से 2 गाड़ी निर्माणाधीन पुलिया के अंदर गिरी हुई है, जिसमें डेथ होना बताया। तो डेथ हो गई है, दोनों लाशें पड़ी हैं, जिसपे हमने SHO साहब को बताया और जाब्ता SHO साहब मैं डिप्टी साहब के मौके पर आए थे। सबने मिल के जनता के सहयोग से डेथ पूरी बाहर निकलवाई, इनको हॉस्पिटल चेक करवाया, ECG वगैरह कराया, जिसमें मृत घोषित हुए। इनकी डेथ बॉडी मोर्चरी में शिफ्ट की है।
राजस्थान के अनूपगढ़ में देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। नेशनल हाईवे 911 पर ओवरटेक के दौरान एक बस की ट्रक से टक्कर हो गई। इस हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इनमें से 3 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया है। अजमेर में दिन दहाड़े चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। बता दें कि अलवर गेट थाना क्षेत्र के मदार रेलवे यार्ड स्थित एक सोने मकान को निशाना बनाकर चोर नकदी और चांदी के जेवर लेकर फरार हो गया। घटना उस वक्त हुई जब घर के मालिक बाहर गए हुए थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है और फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। निम्बोरी गांव कहलाता है, रेलवे स्टेशन मदार यार्ड के पीछे मेरा मकान है। और मैं मेरी बेटी के घर सुना था। मैं मेरी बेटी के गई हुई थी, मेरी 2 थी डिलीवरी पे आई हुई थी। मेरी बेटी का डेट खत्म हो गया ब्यावर, तो वो वहाँ चली गई। मैं वहाँ रह रही थी 3-4 दिन से। और मेरा बड़ा बेटा है तो वो नाइट ड्यूटी करता है। नाइट ड्यूटी करके इधर आता है तो नहा धो के दिया बत्ती करके फिर खाना खा के दिन में सोने आ जाता है। फिर जो ये आया इधर तो गेट का ताला खोल लिया, तो यहाँ देखा तो ताला टूटा हुआ। सामने वालों को बुलाया, भाई साहब यहाँ आओ, देखो हमारे चोरी हो गई। फिर ये लोग ने अंदर ही नहीं आए और मेरे को फ़ोन करा। फिर ये मेरे को लेने आया साधन से, तो वो मेरे पास है नहीं, तो ये लेने आया। फिर मैं आई, फिर हमने अलवर गेट थाने पे रिपोर्ट करें। फिर वहाँ हमको पूछा भाई क्या क्या गया, तो मैंने कहा मेरा रानी हार है, बाजूबंद है, गले का है, चांदी का है, अंगूठी वगैरह, हार वगैरह, और 2 मूर्ति है, 5 सिक्के हैं चांदी के, और 28,000 है। ये हमारा गया है सामान। 1 लाख के करीब होएगा ही होएगा। आजकल चांदी की मूर्ति भी लाते हैं तो 4-5 हजार की आती है, तो लाख के ऊपर ही होएगा। आपका नाम बताओ। मंजू देवी। अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जी हां, बता दें कि वायरल होने के बाद दरगाह कमेटी ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल दरगाह की शहजानी मस्जिद और गुंबद के आसपास शामियाने और पर्दे लगा दिए गए। बताया जा रहा है कि आपत्तिजनक रील वायरल होने के बाद अकीदतमंदों और खादिमों में नाराजगी थी। इसी को देखते हुए दरगाह कमेटी के एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति दरगाह परिसर में आपत्तिजनक फोटो, वीडियो या रील न बना सके। जिन गाड़ियों का नेशनल परमिट जो खत्म हो रहा है और जो परमिट खत्म होने के बाद में वो गवर्नमेंट ये कह रही है उनकी गाइडलाइन के हिसाब से कि पहले डिवाइस लगेगा फिर उनका परमिट। अजमेर में अदालती रोक के बावजूद पट्टे जारी किए जाने के आरोप को लेकर कांग्रेस ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि कोर्ट के आदेश की अनदेखी पर पट्टे जारी किए गए हैं। प्रदर्शन के बाद पार्टी कार्यकर्ता ने जिला प्रशासन को शिकायत सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। और अभी कुछ दिन पहले कहा लोग परेशान है पट्टों के लिए। लोगों को शिविर में कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट का वो आ गया है, रोक लगा दी गई है। 7 जुलाई को हाई कोर्ट का डिसीजन हो गया है कि अभी पट्टे दिए नहीं जाएं। और आप ये देखिए उसके बावजूद पट्टों का वितरण 12 जुलाई को विधायक महोदय के घर पर पट्टे अपने चहेतों को बुलाकर पट्टे दिए जा रहे हैं। बताइए अब जब अगर मान लीजिए हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है तो आप नगर निगम, एडीए कहीं पर भी पट्टे नहीं बांधते। लोग परेशान है, लोग बेचारे अपनी फाइलों को ले लेके घूम रहे हैं। ये देखिए इतने सारे लोगों की मेरे पास ये लिस्ट हैं, इनके एक के पट्टे नहीं दिए गए है ना। और इनको कह रहे हैं कि आपके हाईकोर्ट की रोक है, रोक के बाद आपको पट्टे दिए जाएंगे। और मैंने अभी आपको मीडिया कर्मियों को आपको फोटो उपलब्ध कराई है 12 जुलाई की, जिसमें आप देख सकते हो कि अपने अनीता बघेल जी अपने घर पर पट्टे बांट रही है। तो उनको घर पे पट्टे बांटने का अधिकार किसने दिया? दूसरी बात, उनके घर पट्टे पहुंचे कैसे? किस अधिकारी ने उनके घर पट्टे पहुंचाए? जिस भी अधिकारी ने उनके घर पट्टे पहुंचाए उस अधिकारी की भी जांच होनी चाहिए, इन पट्टों की भी जांच होनी चाहिए कि आप कैसे बैकडेट में पट्टे दे रहे हो लोगों को और अपने चहेतों को पट्टे दे रहे हो। और जो पट्टे के जो जिनको वास्तविक रूप में पट्टा चाहिए, जिसको वास्तविक रूप में कच्ची बस्ती के लोगों को पट्टा देना चाहिए, उनको पट्टा नहीं दिया जा रहा है। नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस की ओर से मशहूर
अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमिताभ कुंडू के सम्मान में प्रकाशित एक विशेष फेस्टस्क्रिप्ट किताब पर अकादमिक चर्चा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर से अकादमिक रिसर्चर और पॉलिसी मेकर्स और छात्र शामिल हुए। बता दें कि वक्ताओं ने मानव विकास, सामाजिक न्याय, शहरी विकास और समाज वेसी नीतियों को प्रोफेसर कुंडू के योगदान को सराहा और कहा कि उनका शोध आने वाले पीढ़ियों के लिए एक अहम मार्गदर्शन साबित होगा। बता दें कि डॉक्टर सबिस्ता गफ्फार ने मुंसिफ टीवी के सीनियर रिपोर्टर गुफरान अफरीदी से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। अभी हम मौजूद हैं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अंदर, जहां पर मारूफ मशहूर इक़्तिसादियात प्रोफेसर अमिताभ कुंडू साहब की एजाज़ में शाया होने वाली किताब फीस शिफ्ट के हवाले से एक इल्मी मुज़ाकरे का अहतमाम किया गया है। हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रोग्राम की कन्वीनर डॉक्टर शबिस्ता गफ्फार साहिबा। मैम, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के ज़रिए या इल्मी मुज़ाकरे के ज़रिए, क्या पैगाम, क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं जर्नी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में जो प्रोफेसर कुंडू है, अमिताभ कुंडू साहब, उनके एजाज़ में कर रहे हैं, उनका 5 से 6 डेकेड तक जो डेवलपमेंट वर्क रहा है, जो जर्नी रही है, उसमें उन्होंने बहुत सारे वर्टिकल्स में काम किया है, जैसे सैनिटेशन में, अर्बनाइजेशन में, हेल्थ में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। काफ़ी ऐसे इश्यूज़ पे इंडिया के काम किया है, जो एकेडमिक्स भी है, जो रिपोर्ट्स भी है, जो रिकमेंडेशंस भी है। तो जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, स्टूडेंट्स ने, कलीग्स ने, अलग अलग तरह के लोगों ने, तो उस सब मज़मूनों को कंपाइल करके हमने एक जगह उसको असेंबल करके एज ए कंपाइल बुक बना दी, जिसमें यंगस्टर्स के लिए, आने वाले एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए ये एक मेंटोरशिप मिलेगी, सजेशन मिलेगा, रोड मैप मिलेगा कि किन किन इश्यूज़ पे हमें यहाँ पे काम करना है इंडिया में डेवलपमेंट के पर्पज़ से। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में प्रोफेसर अमिताभ कुंडू के सम्मान में आयोजित एक अकादमिक संगोष्ठी में प्रोफेसर सब्बान ने उनके दर्शकों को लंबे रिसर्च और नीति निर्माण संबंधी योगदान की सराहना करते हुए उनको याद किया। प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, ये जो हमारा फंक्शन है इसलिए है कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है आज तक एकेडमिक्स में, पॉलिसी में और जनरल पब्लिक अवेयरनेस में, वो इनॉर्मस है। और कुछ इंटेलेक्चुअल पैदा होते हैं जो अपने एज में बहुत कुछ चेंज कर जाते हैं, और प्रोफेसर अमिताभ कुंडू वो आदमी हैं या वो स्कॉलर हैं जो हार्ड वर्क से ना कि एक जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल बनाया, बल्कि पॉलिसी में चेंजेस भी लाए, पोरर सेक्शन के बारे में आर्ग्यू किया और उनको बेनिफिट दिलाने की कोशिश की, गवर्नमेंट के साथ रह करके और गवर्नमेंट के अगेंस्ट आर्ग्यू भी करके, दोनों तरीके से। मेरा खुद का तजुर्बा रहा है कि मैं उनके साथ काफ़ी काम किया, मैं उनका स्टूडेंट भी हूँ, उनके साथ पोस्ट स्ट्रक्चर कमेटी में भी था, उनके साथ मैं काम किया। ही वाज एक्चुअली आवर एडवाइज़र इन द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगानाज़। नई दिल्ली में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और सांसद सागरिका घोष ने केंद्र सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाया। महुआ मोइत्रा ने दावा किया कि विपक्षी नेताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने राम मंदिर फंड में कथित अनियमितताओं के आरोपों का भी जिक्र करते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से ऑर्डर आया, खासतौर से कहा गया है कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब होनी चाहिए। ये जो उत्तर प्रदेश सरकार जो कर रही है ये बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी नहीं है। हमने देखा कि पहले एसआईटी की रिपोर्ट आई, फिर उसके बाद ही एफआईआर दर्ज हुआ। ये कैसे हो सकता है? जब कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो पहले एफआईआर दर्ज होता है ना, उसके बाद ही एसआईटी रिपोर्ट, उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके बाद ही एसआईटी रिपोर्ट का कि वो एसआईटी रिपोर्ट होता है इन्वेस्टिगेशन के बाद। तो इसमें हम ये कहेंगे कि इतना बड़ा संकट बीजेपी और संघ परिवार के लिए इस टाइम में नहीं आया है। ये बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा क्राइसिस है। राम मंदिर बीजेपी और आरएसएस और संघ परिवार के लिए वैचारिक आधार है। इन्होंने जो आंदोलन चलाया है, कई दशकों से जो आंदोलन चलाया है राम मंदिर का,
आंदोलन जो इन्होंने चलाया है, इस राम मंदिर का आंदोलन, राम जन्मभूमि का आंदोलन क्या था, क्या था इसका वैचारिक आधार क्या था? अयोध्या राम मंदिर वॉज द आइडियोलॉजिकल बेस ऑफ दिस मूवमेंट, है कि नहीं? तो अब उसी राम मंदिर में, उसी अयोध्या राम मंदिर में इतनी बड़ी लूट और आस्था से धोखा, लोगों के जो आस्था लेकर के, श्रद्धा लेकर के जो दान उन्होंने, जो लोग उन्होंने दान किए, लोग वहाँ दान किए हैं, वो दान की लूट, आस्था के साथ धोखा। तो ये जो, और प्रधानमंत्री चुप, गृह मंत्री चुप, नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, अमित शाह के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। क्यों? जब आप प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जब आप शिलान्यास करते हैं, जब आप मुख्य यजमान हो रहे हैं उसी प्राण प्रतिष्ठा में, तो आप चुप क्यों हैं? अब जब लूट हुई है आप चुप क्यों हैं? तो ऐसा, तो गृह मंत्री क्यों चुप हैं? और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एथेनॉल मिले पेट्रोल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बताया कि पार्टी ने 2 मांगे रखी हैं। पहली, अगर एथेनॉल पेट्रोल से सस्ता है तो इसका फायदा ग्राहकों को मिलना चाहिए, और दूसरा, पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए। दूसरी, लोगों को ये विकल्प मिले कि वे शुद्ध पेट्रोल खरीदना चाहते हैं या फिर एथेनॉल मिला पेट्रोल। पार्टी ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मिलने की समय की भी मांग की है। आज अरविंद केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में जो इथेनॉल की मिलावट करके जो पेट्रोल आज देश के अलग अलग पंप्स पे दिया जा रहा है, उसके बारे में 2 बातें लिखी हैं, 2 डिमांड्स की हैं। पहला तो कि भाई जब इथेनॉल तो सस्ता है, गन्ने के जूस से बनता है, पेट्रोल महंगा है, आपने महंगे पेट्रोल में अगर सस्ता इथेनॉल मिला दिया तो फिर तो पेट्रोल का दाम कम होना चाहिए, वो दाम कम करिए। दूसरा, अगर किसी को प्योर पेट्रोल खरीदना है तो ये आजादी तो उसके पास होनी चाहिए। आप पेट्रोल पंप पे प्योर पेट्रोल भी दीजिए। जिसको इथेनॉल वाला खरीदना है वो इथेनॉल वाला खरीदेगा, जिसको प्योर पेट्रोल खरीदना है वो प्योर पेट्रोल खरीदेगा। तो ये बड़ी ही जायज सी मांगे हैं और प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय भी मांगा गया है, और अगर मिलने का समय देंगे तो जो सारी की सारी चर्चा है वो प्रधानमंत्री जी से करेंगे। जैसे में मिड डे मील योजना से जुड़ी रकम में कथित गड़बड़ी का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि 15,000 रुपए के चेक में कथित छेड़छाड़ कर उसे 2,15,000 रुपए का बना दिया गया। सरकारी खाते से में भुगतान में भी किया गया और ग्राम प्रधान ने पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक भेजकर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल मामले की जांच की मांग को लेकर प्रशासन की ओर से क्या रिएक्शन आता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। ग्राम पूर्व माध्यमिक बोड़ा में गोविंद आर्य हेडमास्टर रहे और उन्होंने हमें डाक के द्वारा चेक संख्या 198486 भेजी। उसमें 15,000 रुपए की धनराशि थी डाक के द्वारा। किस काम के लिए भेजी थी उन्होंने ये कहा था कि हमें मिड डे मील के बर्तन पुराने हो चुके हैं, उसके लिए हमें चूल्हा, गिलास, बर्तन, थाली वगैरह खरीदने हैं और आप इसको अविलंब चेक पर साइन करवा के आप भेजने की कृपा करें। हमने 13 नवंबर को 6 तारीख की चेक थी 6/11/2025। 13 नवंबर को हमने चेक संख्या 198486 पे साइन करके 15,000 रुपए भेजी। आपको कब पता चला कि उस खाते से 2,15,000 रुपए निकाल लिए गए? हमें जब स्कूल खुला तो ज्ञात हुआ, हमने जाके रिकॉर्ड चेक करा तो उसमें उसी चेक संख्या की उसमें 198486 वही उसमें 2,15,000 रुपए निकाले गए। मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और 2 कथित गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का दावा है कि दोनों गौकशी के एक मामले में वंचित थे। मौके से अवैध तमंचे, कारतूस और मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। घायल आरोपियों को अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। दिनांक 13 जुलाई 2026 को थाना भोजपुर के गांव मनकुआ मकसूदपुर में गोकशी की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें थाना भोजपुर पे हमने सुसंगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया था। इसका मुकदमा अपराध संख्या 288/26 था
इसके सफल अनावरण के लिए टीमों का गठन किया गया था तथा आज यहाँ खैया खादर के पास में थाना भोजपुर की पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। तभी यहाँ पे मोटरसाइकिल से 2 लोगों को जब चेकिंग के दौरान रोकने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा पुलिस पे फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में इन दोनों व्यक्तियों के पैर में गोली लगी। इनसे जब पूछताछ किया गया तो मालूम चला कि सुबह जो गोकशी की घटना हुई थी वो इनके द्वारा कारित की गई थी। इनके नाम जो है वो निकल के आए हैं, वो सकलैन और नाजिम है जो कि थाना भोजपुर के ही रहने वाले हैं एवं इन पे पूर्व में भी सकलैन पे 1 मुकदमा एवं नाजिम पे 4 मुकदमा पहले से पंजीकृत है। इनके पास से एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल। और राजस्थान की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।